प्यारे बच्चों, मैं पाठ 14 बता चुका हूं। अब इसमें जो प्रश्नोत्तर है उस प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं। इसके बाद हम लिखकर इसको आपके ग्रुप में डालेंगे, तो अभी आप समझे रहेंगे तो लिखने में आपको आसानी रहेगी। तो प्रश्नोत्तर पर आते हैं। प्रश्न था कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के यहाँ रुका हुआ था। तो उत्तर है 4 दिनों से रुका हुआ था। फिर अतिथि की किन गतिविधियों से लगता है कि वह जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो अतिथि जब घर आया लेखक के, तो दूसरे ही दिन उसने लॉन्ड्री में कपड़े दे दिए। तो इससे पता चलता है कि अतिथि अब जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जब तक कपड़े धुलकर आएंगे तब तक अतिथि यहीं रुकेंगे। अतिथि देवता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? लेखक कहते हैं अतिथि देवता के अतिरिक्त मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। लेखक के अनुसार घर को स्वीट होम किस लिए कहा गया? लेखक के अनुसार घर को स्वीट होम इसलिए कहा गया है क्योंकि घर में मेहमान आते हैं लेकिन वापस भी जाते हैं, इसलिए घर को स्वीट होम कहा गया है। फिर शराफत की भी एक सीमा है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लेखक के यहाँ मेहमान आने से जो उनको तकलीफ हो रही है, उनको जो जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो अब अंतिम सीमा पर पहुंच गई है। अब इससे अधिक वो दुख नहीं झेल सकते हैं, इसलिए लेखक ऐसा कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने कैसे अतिथियों पर व्यंग किया है? इस पाठ में लेखक ने उन अतिथियों पर व्यंग किया है जो मेहमान बनकर तो आते हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेते हैं और मेजबान के ऊपर बोझ बन जाते हैं, जिनसे उनकी भी प्रतिष्ठा दुर्मिल होती है। तो ऐसे मेहमान पर लेखक ने व्यंग कसा है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है लिखित में पैर पसारे बैठे अतिथि की तुलना लेखक ने किससे की? तो एस्ट्रोनॉट से की। एस्ट्रोनॉट मतलब हुआ जो चांद पर लंबी यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष यात्री। चांद वगैरह या खगोलीय पिंड जो आकाश में बहुत दूर दूर है, वहां की यात्रा करने वाले को एस्ट्रोनॉट कहा गया, अंतरिक्ष यात्री। तो उससे तुलना की है लेखक ने उनका। पहले दिन लेखक ने अतिथि की मेहमानबाजी कैसे की? तो पहले दिन लेखक ने बड़ी शानदार मेहमानबाजी की। मेहमान के लिए सलाद कटवाया गया, रायता बनवाया गया और दुकान से मिठाइयां मंगवाई गई। अतिथि को लेखक ने किन किन संज्ञाओं से पुकारा? तो लेखक ने अतिथि को मेहमान कहा है, कभी मनुष्य कहा है, कभी देवता कहा है, कभी राक्षस कहा है। लेखक और अतिथि के बीच किन किन विषयों पर चर्चा हो चुकी है? तो विभिन्न विषयों पर चर्चा हो चुकी है, जैसे कि परिवार है, नौकरी है, क्या कहते हैं, बच्चे हैं, राजनीति है, रिश्तेदारी है, पुराने दोस्त हैं, फिल्म है, साहित्य है, पुराना किस्सा है। यानी लगभग हर विषय पर लेखक और अतिथि के बीच चर्चा हो चुकी है। फिर अतिथि को भगाने के लिए लेखक ने कौन कौन से उपाय किए? तो अतिथि को भगाने के लिए लेखक ने क्या किया? अतिथि के सामने कैलेंडर को दिखा कर तारीख बदला। फिर एक दिन खिचड़ी खाने को दी, एक दिन उपवास किया। ये सब किया अतिथि को भगाने के लिए लेखक ने। अतिथि शब्द की व्याख्या कीजिए। अतिथि शब्द की व्याख्या है, अतिथि का अर्थ ही होता है जिसके आने की कोई तिथि नहीं। वास्तव में जो आपके घर में सूचना देकर आते हैं कि हम यहाँ इस दिन आएंगे और इतना दिन रहेंगे, हमारी ये पसंद है, हम ऐसे खाते हैं, हम ऐसे वगैरह, तो अपना मेनू बताते हैं, तो वास्तव में अतिथि नहीं है। हालांकि उनको भी हम अतिथि मानते हैं। वास्तव में अतिथि का अर्थ हुआ जिनकी आने की कोई तिथि ना, जो हमारी सहायता के लिए या हमसे हमारे उपकार के लिए जो बिना बताए हमारे घर आते हैं, बिना तिथि ज्ञात तिथि के अनिश्चित तिथि में आते हैं, वास्तव में वे अतिथि कहलाते हैं। अतिथि को भगाने के लिए लेखक ने अपने अंतिम भाषण में क्या कहा? तो अंतिम भाषण में लेखक ने कहा, तुम लौट जाओ अतिथि, इसके पूर्व कि मैं अपनी गाली पर उतरूं तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे? अंतिम बात यही था लेखक का अपने अतिथि के प्रति। फिर है, तुम कौन सा फेविकॉल लगाकर मेरे घर में आए?
इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति का आशय यही हुआ कि मेहमान को कह रहे हैं कि तुम आए हो तो तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, एकदम चिपक कर ऐसे बैठ गए हो, ऐसे तुम यहां रुक रहे हो मानो चिपक गए हो, अर्थात तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। ये भाव है इसमें। सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है, वाक्य में छिपे व्यंग पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या व्यंग है? व्यंग है कि जब हम किसी के यहां जाते हैं तो हमारा जो स्वागत सत्कार होता है हमको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। दूसरों के घर जाने के बाद जो स्वागत सत्कार किया जाता है हमारा, वो सबको पसंद है। अपना स्वागत सत्कार सबको अच्छा लगता है। लेकिन यदि कोई मेहमान आए तो तब हमको अच्छा नहीं लगता, इनका स्वागत सत्कार करना पड़े तो हमको अच्छा नहीं लगता। ये व्यंग है इस वाक्य में। प्रस्तुत पाठ का संदेश स्पष्ट कीजिए। इस पाठ में क्या संदेश दिया गया? तो इस पाठ में यही संदेश है कि हमको मेहमान बनना चाहिए और हमारे यहाँ मेहमान आए तो उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन यदि हम कहीं मेहमान बनकर जाते हैं तो हम उन पर अधिक दिन रहकर बोझ ना बने। हम जिनके यहाँ जाते हैं, जो हमारे मेजबान हैं, हम उनके सुख दुख से भी मतलब रखें। हम बेवजह अधिक दिनों तक रुककर मेजबान पर बोझ बनकर उनको दुख ना दें। उनके सुख दुख का भी ख्याल रखें जहां हम मेहमान बनकर जाते हैं, और अधिक दिन ना रुकें, क्योंकि इससे उनको कष्ट होगा और हमारी प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी। इसलिए मेहमान कहीं भी बनकर जाएं तो एक निश्चित समय 1-2 दिन तक ही रुकें, वहां तक रुकें जहां तक कि हम मेजबान पर बोझ ना बने, उनके सुख दुख से हम वास्ता रखें। ये संदेश है इस पाठ का। ठीक है। भाषा की बात में है, भाषा की बात में देखिए क्रिया का 3 काल के विषय में बताया गया है, जो आप 4 क्लास 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया का तीनों काल में 3 रूप बनेगा, है ना। तो क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वह काम अभी के समय में जारी है या हो रहा है, तो क्रिया के ऐसे रूप को हम कहते हैं वर्तमान काल की क्रिया। जैसे पढ़ना से पढ़ता है, पढ़ता हूं, पढ़ रहा हूं वगैरह। फिर क्रिया के जिस रूप से पता चले कि यह काम समय के साथ संपन्न हो गई, पूरी हो गई, तो क्रिया के ऐसे रूप को हम कहते हैं कि यह भूतकाल में। ठीक है। भूतकाल में, यहां भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, ऐसे भी भूत जो बीत जाता है, खत्म हो जाता है, उसको भूत बोलते हैं। लेकिन यहां भूत का मतलब हुआ जो समय के साथ बीत गया, हो गया। तो भूतकाल क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि वह काम संपन्न हो गया, समय के साथ पूरा हो गया। जैसे पढ़ना से मैं पढ़ा या पढ़ता था या पढ़ रहा था वगैरह, ये सब भूतकाल। और क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वह काम आने वाले समय में संपन्न होगी, वह क्रिया, तो ऐसे क्रिया के रूप को हम बोलते हैं भविष्यत काल, आने वाले समय में जिससे पता चले। जैसे पढ़ना से पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, तो ये सब क्या हो गया? ये क्रिया का ऐसा रूप हुआ जिससे पता चलता है कि पढ़ने का काम आने वाले समय में होगा। तो इसमें बताया गया कि पाठ से 2-2 वाक्य चुनना है, वर्तमान काल का और भूतकाल का और भविष्य काल। जैसे तुम कब जाओगे अतिथि, अतिथि तुम कब जाओगे, ये भविष्य काल में। ऐसे ही भविष्य काल का एक और वाक्य, वर्तमान काल का 2 वाक्य और भूतकाल का 2 वाक्य आपको चुनकर लिखना है। ठीक है। इसके बाद कुछ इसमें शब्द है अरबी फारसी जो हिंदी में प्रचलित हो गया और मान्य हो गया, स्वीकृत हो गया। तो जैसे कि है बिस्तर, जैसे शराफत, जैसे मेहमान, जैसे उम्मीद, ये सब तारीख,
ये सब शब्द है जो अरबी फारसी है, जो हिंदी में समाविष्ट हो गया है, प्रचलित हो गया है और हिंदी में स्वीकृत है और हम इसको हिंदी ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये अरबी फारसी विदेशी शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर देखें तो ये विदेशी शब्द है। तो इसका हिंदी पर्याय लिखना है, तो हिंदी पर्याय इसका हुआ मेहमान का हो गया अतिथि, सराफत यानी सज्जनता, भद्रता, तारीख यानी अरबी फारसी शब्द है तो तारीख का हो गया दिनांक, हिंदी पर्याय उसका, दोस्त मित्र, सखा, बिस्तर बिछौना, सैया, उम्मीद आशा, ये इसका कुछ ऐसा शब्द था अरबी फारसी जिसका हिंदी पर्याय शब्द था। ठीक है, इसका लिखित प्रश्नोत्तर हम आपके ग्रुप में डालेंगे जिसको आपको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।